बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन कहा जाता है कि एक ऐसा लम्हा गुजरता है जो कबूलियत का लम्हा होता है। वैसे तो कभी भी कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है, लेकिन जुम्मे के रोज़ एक ऐसा लम्हा ज़रूर होता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई जायज़ ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होती हैं। सो अच्छा सोचें, मेरे लिए भी दुआ करें, हमारी टीम के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और दुआओं में याद रखते हैं हम आपको वैसे ही हर लम्हे अपनी धड़कनों में और दुआओं में याद रखते ही हैं। सो व्यूअर्स, जुम्मे का बाबरकत दिन है। आज सोचा कि कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, कोई ऐसी बात करनी चाहिए पते की जो अपनी ज़ात से ज़रा हट के हो। व्यूअर्स, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ट्रिब्यूट्स पेश करने का और लोगों को क्रेडिट देने का या कहने का कि वाओ फ़लाँ बंदा जो है उसने ये किया, उसने वो किया, उसने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। चाहे आप म्यूज़िक की फ़ील्ड में बात करें, एजुकेशन की फ़ील्ड में बात करें, किसी भी अरीना में, एजुकेशन की, म्यूज़िक की, मेडिसिन की फ़ील्ड, किसी भी फ़ील्ड की आप बात करें। और हमारे जो लेजेंड्स हैं ये हमारे मुल्क का असासा हैं, स्पेशली जो हमारे मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर और हमारे हेरिटेज के रखवाले भी होते हैं। इनकी वजह से हम दुनिया में अपना मकाम पाते हैं और यही लेजेंड्स हैं जो एक पॉजिटिव इमेज या एक सॉफ्ट इमेज आपके मुल्क की बाहर पोर्ट्रे करते हैं। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम अपने लेजेंड्स को राइट टाइम पे ट्रिब्यूट और क्रेडिट ज़रूर दें। अब अगर हम ये सवाल करें कि हमारे आज के बच्चे क्या हमारी हिस्ट्री से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, क्या उनको पता है कि कौन से लेजेंड्स रह चुके हैं और कौन से इस वक्त लिविंग लेजेंड्स हमारे साथ हैं। यूज लेजेंड्स भी दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो लाइफ टाइम में लेजेंड कंसिडर किए जाते हैं, जो बड़ी ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो सब कहते हैं वो तो लेजेंड थे, वो तो लेजेंड थे। लेजेंड तो अपनी लाइफ टाइम में ही लेजेंड बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, एक एग्जाम्पल दूँगी आपको मैं इलामा इकबाल की। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, उनकी शायरी ने पूरे पाको हिंद में लोगों को एक नया जोश और वलवला दिया। उनकी नज़मों और उनकी गज़लों से ना सिर्फ आज़ादी का पैगाम मिलता था बल्कि इंसानियत का सही मतलब समझ आता था। दीन और दुनिया को कैसे साथ लेके चलना है उससे रिलेटेड बड़ी अच्छी गाइडेंस मिलती थी, यूथ को एक डायरेक्शन मिलती थी। इसी तरह अगर आप बात करें, एंड ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, फिर उसी तरह लेजेंड की बात करें तो फाउंडर ऑफ आर नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो ये तो हो गए वो लोग जिन्होंने मुल्क की तामीर, मुल्क को बनने में एक सपोर्ट की। लियाकत अली ख़ान हो गए, बहुत से ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं। फिर अगर मीडिया की तरफ हम रुख करें तो मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर साहब को कौन भूल सकता है व्यूअर्स। मोइन अख्तर साहब कॉमेडी, एक्टिंग, होस्टिंग, एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट जिन्होंने हर फील्ड में अपनी एक्सेलेंस दिखाई। देन मैं बात करना चाहूँगी कि और बड़ी ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि जो ज़िंदगी में ही उनको लेजेंड लोग बुलाते थे, मोइन साहब को भी खैर लोग ज़िंदगी में ही लेजेंड बुलाते थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मोइन अख्तर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। अब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ ने कवाली को एक नया अंदाज़ दिया। उनकी गायकी ने ना सिर्फ पाको हिंद में बल्कि पूरी दुनिया में हमें इज़्ज़त दिलाई। इंटरनेशनली आपने बहुत सी कोलैबोरेशंस भी की। उन्होंने हमें सिखाया कि मौसीकी का जादू सरहदों को तोड़ के दिलों में जाके पहुँचता है, दिलों में जाके बसता है। देन स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ एक लम्हे के लिए आते हैं। हम सिर्फ मीडिया के लोगों की क्यों बात करें, स्पोर्ट्स के मैदान में ज़हीर अब्बास साहब की अगर हम बात करें, क्रिकेट को आपने एक नया मयार दिया। ज़हीर साहब की बैटिंग ने हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। उनकी डेडिकेशन, उनकी रेजिलियंस आज तक हमें इंस्पायर कर रही है। इसी के साथ जब हम मेडिसिन की और फलाई कामों की बात कर रहे थे तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को कौन भूल सकता है। एक ऐसे शख्स जो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन गए। ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी गरीबों, बेसहारा लोगों और मज़लूमों की खिदमत को वक्फ़ कर दी। आज भी ईदी फाउंडेशन हर मौके पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है और हमारी पाकिस्तानी कौम को जब भी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है हाजिर होते हैं। अब मैं लिविंग लेजेंड्स की तरफ आना चाहूँगी। लिविंग लेजेंड्स की बात करें तो मेरे जहन में एक पर्सनालिटी जिन्होंने बड़ी कम उम्र में अपने साथ लेजेंड लगवा लिया, एक बहुत बड़े बाप का बहुत ही ब्रिलियंट बेटा आरिफ लोहार साहब। अब आरिफ लोहार साहब लिविंग लेजेंड तो हैं, अपने फोक म्यूज़िक से हमारे कल्चर को ज़िंदा भी रखते हैं। उनकी जुगनी हर जगह गुनगुनाई जाती है, दुनिया भर में
पाकिस्तान में आरिफ लोहार साहब ने हमें रिप्रेजेंट भी किया है, आज भी करते हैं, और एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी। और जहां उन्होंने अपने फादर से आलम लोहार साहब से सीखा जो खुद एक लेजेंड थे, खुद आरिफ लोहार एक लेजेंड, और अब अपने तीनों बेटों को भी इस डायरेक्शन में वो इनकरेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली तालीम के साथ साथ। देन उस्ताद हामिद अली खान साहब, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, रागा बॉयज़ के फादर, जिनकी गज़ल गायकी ने हमेशा एक नया एहसास दिलाया है। सुरैया मुल्तानी कर साहिबा की अगर हम बात करें, आप भी एक बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुकी हैं, बहुत ही टैलेंटेड। सुरैया जी के साथ साथ नदीम बेग साहब, जो हमारे लिए सिनेमैटिक एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज जो कुछ भी है, इन्हीं लेजेंड्स, और भी ऑफ कोर्स लोग, मैं सिर्फ इन लोगों को नहीं कह रही, और भी बहुत से लोग हैं। देन अगर हम आते हैं उन लेजेंड्स की तरफ जो म्यूज़िक की दुनिया से वाबस्ता है, ऑफ कोर्स नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी की, बट 2-3 और ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मलकाए तरन्नुम की, मैडम नूरजहां साहिबा की, जिनकी आवाज़ ने हर दिल को जीत लिया। शी वॉज ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, फैशन आइकॉन भी थी, म्यूज़िक आइकॉन भी थी, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी आप थी। देन शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, जिनकी गज़लों ने अदब और मौसीकी को नई बुलंदियों पे पहुंचाया। देन मैं बात करना चाहूँगी सबिया खानम की, जिनकी अदाकारी ने पाकिस्तानी सिनेमा को इज़्ज़त बख्शी। सो व्यूअर्स, ये लेजेंड सिर्फ शख्सियात नहीं है, बल्कि एक ईरा है, एक ज़िंदा दास्तान है। उनका इम्पैक्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा और उनका काम हमेशा हमें इंस्पायर करता रहेगा। आप देखें कि यही पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से हमें इंटरनेशनली जाना जाता है, तो इन पर्सनैलिटीज़ को इनका ड्यू क्रेडिट और ड्यू ट्रिब्यूट ज़रूर देना चाहिए। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ आमना इलियास बड़े गौर से मेरी लिस्ट ऑफ नेम सुन रही थी, और व्यूअर्स, ये कुछ नाम हैं, ये कुछ नाम हैं। अब मलाला यूसुफजई की मैं बात करूँ कि छोटी सी उम्र में एक लिविंग लेजेंड है, उस बच्ची ने बड़ा नाम कमाया, उन्होंने बड़ी इज्जत हमारे मुल्क को बख्शी, और एक ट्रू फाइटर और रेजिलियंस का उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। सो व्यूअर्स, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमने ज़िंदगी में जो काम भी करना है, बेहतरीन करना है, इतना अच्छा करना है कि हमसे बेहतर कोई ना करे, चाहे सफाई का काम क्यों ना करें, जो भी काम करना है बेहतरीन करना है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम में एक्सीलेंस पाई, चाहे वो फलाई काम क्यों ना है, चाहे वो जो कहते हैं CSR एक्टिविटीज़ या सोशल वर्क या चैरिटी का काम क्यों ना हो। तो बनना है तो फिर ऐसा बनना है। मदर टेरेसा को देखें, एक ऐसा एग्जाम्पल जो दुनिया से कब की चली गई, लेकिन आज भी लोग बात करते हैं। लेडी डायना थी तो वो प्रिंसेस, लेकिन उन्होंने काम इतने किए चैरिटी से रिलेटेड और इतनी पॉजिटिव बातें कि वो अपने राइट में एक लेजेंड बन गई। सो लोकली इंटरनेशनली बहुत से लोग हैं, लेकिन लोकल लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम नहीं इन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे तो कौन करेंगे। आइए शेफ़ आमना इलियास से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, द होल लुक इज ऑसम। ओह थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही है आप। अच्छा, आज हम बात करें लेजेंड्स की। दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो हम सबको याद करते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है तकलीफ दह चीज़ भी यही है कि देखें, हम सब हैं, आप हैं, हम लोग जितनी भी अपनी अपनी कोई भी काविश अपने काम में कर रहे हैं, और वही जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम हम चाहते हैं कि बेस्ट करें, तो ये लोग इतनी एफ़र्ट्स करते हैं अपने काम में नाम कमाने के लिए, सबसे बढ़ के अपने मुल्क को जो है इज़्ज़त देने के लिए। तो हर कोई डिज़र्व करता है कि आई थिंक उनके हयात होते हुए वो इस दुनिया में, जब जैसे जो लिविंग लेजेंड्स हैं, हम कम से कम ये कर सकते हैं कि उनको उनके सामने वो ऑनर दिया जाए ताकि वो देख सकें। दूसरी बात, मैं एक और बात ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी। देखिए, आर्टिस्ट लोग ना, मैंने नोटिस किए, बड़े मासूम होते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो काम करते हुए, और काम करते करते ख़ानदान पे खर्च हो गए, इस पे खर्च हो गए, और अक्सर आर्टिस्ट जो अपने साथ साथ बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को साथ लेके चलते हैं, स्पेशली म्यूज़िक की दुनिया में हम देखते हैं। अब बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो बड़ी तकलीफ़ और बड़ी मुश्किलात को सामना करते हुए गए। गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स जब पता चलता है तो स्टेट इन्वॉल्व होकर इन लोगों को ट्रिब्यूट और क्रेडिट ज़रूर देता है, लेकिन ऐसे लोग जब तकलीफ थे किसी अमल से और बीमारियों से और मामलात से गुजर रहे होते हैं, तो तब ऐसे लोगों को याद रखना और उनको वक्त देना और उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी वक्त में तो लोगों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें। वही जब वो एक फेम का पीरियड थोड़ा सा कम हो गया या वो एक टाइम गुजर गया, तो बब्बू बराल साहब हैं, वो जब दुनिया से गए तो बड़ा ही तकलीफ थे और बड़ा ही एक वो ऑड कंडीशन। और ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे, सुन के देख के भी हमें इस चीज़ से एक तकलीफ होती है कि उस वक्त वो डिज़र्व करते हैं कि जो भी उस टाइम पे उनको ऑनर दिया जाए, उनको एक वक्त आसान किया जाए। रूही बानो की बड़ी एक ट्रैजिक स्टोरी थी, तो वो भी उनकी भी मामलात जब मैं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए व्यूअर्स,
जब एंटरटेन कर रहे होते हैं तो हम सब तालियां बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, तस्वीरें भी खींचना चाहते हैं, सेल्फीज़ भी लेना चाहते हैं। जब इंसान की गुड्डी उस तरह से नहीं चढ़ी हुई होती तब भी तो फिर उन लोगों को याद रखना चाहिए ना, एंटरटेन तो उन्होंने आपको किया। वो कहते हैं ना, किसी ने आपको एक घूंट पानी भी दिया है तो उसकी उस मेहरबानी का, उस एहसान को भूलना नहीं चाहिए। नो डाउट वो अल्लाह के हुक्म से ही हुआ जो भी हुआ, लेकिन जो वसीला बना उसको भी तो याद रखना चाहिए। तो अगर किसी ने आपको हंसाया, किसी ने आपको एंटरटेन किया, किसी ने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। सो यहाँ पे किचन में क्या हो रहा है ये हम बाद में जानेंगे, क्योंकि किचन का हमारा प्रॉपर भी सेगमेंट होगा। शेफ़ आमना इलियास के किचन में आएंगे। व्यूअर्स, 2 और पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। एक तो आज हमने ट्रिब्यूट का पूरा एहतमाम ही उस पर्सनालिटी के लिए किया है। आज सबिया खानम साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन फिल्म एक्ट्रेस थी। 16 अक्टूबर 1935 को पैदा हुई। आपके वालिदैन ने आपका नाम मुख्तार बेगम रखा। आपने अपने फ़नी सफ़र जो है मतलब अपने बेसिकली करियर का आगाज़ स्टेज ड्रामा बुत शिकन से शुरू किया और इसी ड्रामे के ज़रिए आपको सबिया खानम का नाम मिला। आपने फ़िल्म 2 आंसू से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जो पाकिस्तान की पहली फ़िल्म थी जो 25 हफ्ते तक सिनेमा में लगी रही। आपकी फ़िल्म सस्सी ने गोल्डन जुबली का मकाम हासिल किया। फेमस मूवीज़ की बात करें तो इश्क़े लैला और देवर भाभी शामिल हैं। आपने फिल्म एक्टर संतोष कुमार साहब से शादी की। आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा कहा जाता था। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपका इंतकाल 13 जून 2020 को हुआ। तो आज हम सबिया जी को याद कर रहे हैं और जिस पर्सनैलिटी को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि आज 13 जून है और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो आज का पूरा प्रोग्राम किचन के सेगमेंट के बाद हम मेहदी हसन साहब को डेडिकेट करेंगे। आपका ताल्लुक़ मौसीकी के ही घराने से था। आपने कम उम्र में क्लासिकल मौसीकी में ख़ुद को मनवाया। आपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। 1960s एंड 70s में आपके मशहूर आपका शुमार पसंदीदा तरीन फ़िल्मी गुलकारों में होता था और उसके साथ साथ 1965 की वॉर में जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी और जो आपने गीत गाए और मिलनी नगमे गाए और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंस्पायर किया, वो कोई नहीं भूल सकता। आपने 400 से ज़्यादा फ़िल्मों के लिए सिंगिंग की। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गीत, गज़ल, फोक म्यूज़िक पे आपको अबूर हासिल था। गज़ल की गायकी से ही आपको शहनशाह गज़ल का ये बेहतरीन टाइटल दिया गया। आपने बेशुमार फ़िल्मी, गैर फ़िल्मी गीत और गज़लें गाईं। आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 13 जून 2012 में हुई। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाएँ, आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम मिले, आमीन। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, किचन में कुछ शाही डिश तैयार हो रही है, हमारी शाही शेफ़ कुछ शाही चीज़ तैयार कर रही हैं। उसके बाद हम अपने ट्रिब्यूट का सिलसिला जारी करेंगे। अगर आपने भी मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल या कोई गीत सुनना है जिसके आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी तो गप्पे और बातचीत चलती ही रहती है, लेकिन आप भी बता दें कि आज आप बना क्या रही हैं? जी, हम शाही अंडा कोफ्ते बना रहे हैं। शाही किधर से? क्यों है ये शाही? ये शाही इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो ड्राई जो नट्स हैं हमने उनका ज़रा यूज़ किया है, उनको हमने सोक करके और उसके बाद इसकी पेस्ट बनाने में हमने ऐड कर लिया है, तो इस वजह से ये शाही। और ये हम क्या ब्राउन कर रहे हैं? ये है हमने जो अनियन है ना, प्याज, हमने पहले उनको सिर्फ हल्का सा सौते किया था, बिल्कुल गोल्डन सा ट्रांसलूसेंट सा कलर करके। उसके साथ हमने इसमें नट्स डाल दिए थे। 1 कप आप ले लें बादाम, भिगो के उनको छील के वो डाल लें और साथ में थोड़े से अगर कैश्यू नट्स आप डाल लें। और अब इसमें डाल दूं अदरक लहसुन? जी, अब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। वो हमने डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था। अब उसको हल्का सा हमने सौते किया है एंड देन उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट अब डाल दिया है। और हर वक्त ये लोग जो है ना, मुझे अदरक लहसुन की पेस्ट है तो डलवा के मेरे हाथों से भपके भी डलवाते हैं ना अदरक लहसुन के। कुछ लोग होते हैं जो हर रोज़ नहीं कुकिंग करते, मैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि 70 और मेरे काम होते हैं। तो
अल्लाह का शुक्र है बन ही जाता है घर पे खाना। अब किचन का जब से सेगमेंट करना शुरू किया है, कोई दिन नहीं है ऐसा जब मेरे से अदरक लहसुन की खुशबुएं नहीं आ रही होती मेरे से हाथों से। अच्छा, इधर और क्या करना है? इधर ये थोड़ा सा हो जाएगा एंड देन फिर उसके अंदर हम ये टोमेटो पेस्ट जो है वो डाल के इसको आप ढक दीजिए। ड्राई फ्रूट वगैरह का क्या है? वो हमने इसके अंदर जो ऑलरेडी डाल दिया, प्याज के साथ ही हमने उनको सोक किया हुआ था, वो हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसको ब्लेंड कर लिया हमने, तो वो प्योरी में अब ऐड हो गया, ठीक है। उसको ब्लेंड करना था वो हमने करके रख अब ये सिर्फ टमाटर जी। अब ये थोड़ा सा अदरक लहसुन हो जाएगा एंड देन फिर हम ये डाल के इसको ढक देंगे, फिर उसके बाद इसमें सीजनिंग जाएगी तो ये बेसिक ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ कोफ्तों में जो डलने हैं, और फिर आपके सामने ही हम कोफ्ते बना के हल्का सा उसको शैलो फ्राई कर लेंगे। हाँ, इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ मिक्सिंग वगैरह शुरू कर दें ताकि हम फ्राइंग की जी। कोफ्तों के लिए हमने ले लिए हैं प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद, इनको चॉप किया हुआ है आपके सामने। चिकन का कीमा लिया है हमने आधा किलो, खसखस ले लें 2 खाने के चम्मच, इसके साथ जो भी आप नट्स आपको मैंने बताया वो लेना चाहें वो डाल देंगे, और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है आधा खाने का चम्मच, दही है 3 खाने के चम्मच, और सुरख मिर्च पाउडर है 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है आधा चाय का चम्मच, उसके साथ ज़ीरा पाउडर लिया है हमने आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मैं डाल रही हूँ, ये आप अपने हिसाब से ले लें, 3 से 4 अदद का मैंने पेस्ट बना लिया था। और इसके साथ इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, उसके साथ हमें चाहिए होगा ज़ीरा पाउडर, और साथ में हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर और नमक अगेन हस्बे जायका जो हम अपने उसमें डालेंगे ग्रेवी में, उसके साथ धनिया पाउडर है आधा चाय का चम्मच, दही जाएगा इसमें 3/4 कप, पानी हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डालेंगे, हरा धनिया हरी मिर्च हम इसमें गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि प्याज का पानी है तो आप इसमें हल्का सा ये मैंने भुना हुआ बेसन है हमारे पास, ये डाल दें आप इसमें, या चनों का अगर आप चाह रहे हैं तो उसको आप भून के बना लें, पेस्ट सा बना के इसके अंदर वो ऐड कर दें। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसको बना के ना डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देते हैं, बट बात ये है कि एक बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो टूट जाता है, तो हम आपको वो वाला एक तरीका बता रहे हैं जो बड़ा सिंपल है, कभी भी खराब नहीं होता। पहले आप फ्राई करके इनको डालें। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि आप फ्राई करके इनको जैसे बिल्कुल एक हल्का सा शैलो फ्राई करके आप स्टोर कर दें जिप लॉक में, ठंडे हो जाएं, देन आप जिप लॉक में स्टोर कर दें, मतलब आपने फ्रोजन जो लेने हैं आपने कोफ्ते वगैरह, तो फ्रोजन कोफ्ते इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मैदा ज़्यादा और चिकन कम होती है, ऐसे तो ये एक प्योर चीज़ आप बना रहे हैं तो आप इसी को ही बनाए तो बेहतर है। अच्छा, आप जब तक ये बना रही है ना कोफ्ते, क्योंकि इसके अंदर बीच में आपने एक अंडा भी डालना है ना? जी। सो मैं तब तक आपको वो नरगिसी कोफ्ते होंगे। अच्छा, ये हम इसी तरह बना के ये हम जब सर्व करेंगे तो अंडे इसमें हम ग्रेवी काट करके डालेंगे, ओके। बट अगर नरगिसी बनाने हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही उसका प्रोसेस है। तो मैंने जो आपको एक बात बतानी थी, पिछले दिनों ना मैं अपनी दोस्त के घर गई तो मैंने देखा कि उसने ना अपनी शीशे की बोतलों में ना डिफरेंट मसाले रखे हुए थे, ऊपर लिखा हुआ था तिक्का मसाला, बिहारी मसाला, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ये क्या तुमने डब्बों से लेके इसमें डाल दिए? कहती है नहीं, मैं अम्मी से रेसिपीज़ ली हैं इन चीज़ों की, ठीक है, कहती कुछ मेरी नानों की थी, कुछ मेरी सास की थी, उनके मसालों की जो रेसिपीज़ थी ना, जो मसाला जार डलते हैं वो मैंने साथ जमा कर करके ग्राइंड कर दिए। तो कहती है देखो मेरे पास निहारी मसाला भी और मेरे पास हलीम का मसाला भी। सो आप जो लोग थोड़ा सा कतराते हैं रेडीमेड चीज़ से, और सच्ची बात है रेडीमेड चीज़ में क्या डला है क्या नहीं डला आपको नहीं पता, और वो सिंगल टाइम यूज़ का होता है, उतने में ही उतने पैसों में ही आप ड्राई मसाले लेके उनको फ्रेश ग्राइंड करके बोतल में डाल दें, और वो ज़्यादा बल्कि अच्छा और वो आपको आराम से 2-2 3-3 हफ्ते महीना भी निकाल देते हैं, सील बोतल में डालें। हाँ, जैसे अब ये आपने अगर मतलब आधा किलो लिया है आपने, इसमें आप प्याज वगैरह और सारा कुछ डालेंगे तो ये बाज़ार से जो आप जितनी क्वांटिटी में या एक प्राइस में लेंगे तो उसमें आपकी अच्छी खासे जो है वो ऑलमोस्ट 2 दफ़ा के कोफ्ते बन के निकल आएंगे। तो ये ज़ाहिर बात है जब हम घर में काम करते हैं तो फिर वो एक इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे पास। मैं इसी में ही डाल देती हूँ ताकि हमारे कोफ्ते भी साथ फ्राई हो जाए, क्योंकि आपको हल्का सा सिर्फ हमने इनको सिर्फ शैलो फ्राई कर लेंगे ताकि एक जो है वो बाइंडिंग उनकी अच्छी सी हो जाएगी। हाँ। और उसके बाद फिर हम इसको इसमें ग्रेवी में डाल के, तब तक ग्रेवी भी कुक हो रही है, अभी इसमें हमने दही डालना है। जब ये थोड़ा सा दही का टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है तो ये बिल्कुल ये देखिए आपके सामने विद इन नो टाइम कोफ्ते बड़ी जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि बेसिकली तो आपने मसाले तैयार करके कोफ्ते उसके अंदर डालने, आप कोफ्ते आपने पहले से अगर रेडी किए हुए हैं तो आपका तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। जैसे अब ये हमने इस टाइम इस स्टेज पे कर रहे हैं, आप ये शैलो फ्राइंग करके तो आप इनको रख लें, जिस तरह से बता रही हूँ ठंडा कर लें थोड़ा सा। बड़े लोग ये भी करते हैं कि हाफ टन कर लेते हैं, आधे आपने इनको फ्राई करके रेडी कर लिया, बाकी जो है वो आपने बाद में कर लिए।
कुछ आपने पका लिए, बिल्कुल, अब कुछ इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे अभी कोफ्ता बिरयानी बड़ी आपको पता है आजकल पसंद करते हैं बच्चे, के जब चिकन वगैरह खा के, या कुछ अभी जैसे ईद गुजरी है तो इतना नहीं दिल कर रहा होता मीट अच्छा, का। मैंने नोटिस किया बच्चे कीमे और कीमे रिलेटेड चीज़ें खा लेते फिर हैं, भी बिल्कुल, आसानी से है खा सही। लेते हैं। जब मीट की चीज़ स्पेशली गर्मियों में खिलाने की कोशिश करो तो बच्चे क्या बड़े भी तंग होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वैसे पानी पी पी के जरा इतना ज़्यादा एपिटाइट जो है वो नहीं होती, दिल नहीं कर रहा होता खाने का, तो इस तरह बट की जो शर्त ये है ना कि चीज़ें पानी पिएं, बिल्कुल शर्त तो ये है ना कि ज़रूरी पानी है। पिएं। मसला ये है कि हम लोग पानी तो पीते नहीं हैं। पानी का इतना कम आजकल लोग गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूअर्स, मैं तो हैरान हूँ। जिस तरह से हीट वेव है, बहुत ज़रूरी है। लेमन आप डाल के, नहीं डायरेक्ट खाली पानी इतना नहीं पिया जाता, तो आप उसमें कुछ पानी, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लें, आप उसको हल्की सी स्कंजमी या इस तरह का कुछ भी कर लें, लेकिन पानी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ फिर जो है वो चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर रिकवर करना। आई थिंक अभी इतने बहुत हैं, बाकी मैं इसमें रखूँ। बाकी आप उसमें कर लें। तो बात ये कि देखें ना, हम कोफ्ते जो हैं वो अपने साथ साथ रेडी कर रहे हैं। ये देखें आपके, ये इतनी क्वांटिटी में कितने अच्छे जो हैं वो बन जाएंगे हमारे, ऑलमोस्ट 24 तो ये बन जाएंगे। हाँ, सो ये अच्छे खासे, अब आपने 12 अभी बना लिए, 12 आपने फ्रीज कर दिए। ऐसे घर में अगर लोग भी आए हुए हैं तो मोर देन इनफ है 12 कोफ्ते। आप पर पर्सन 1 या 2 कोफ्तों से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है साथ में अंडा भी हमारी साथ ग्रेवी में सर्व होगा, तो ये एक अच्छा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। सो मैं ज़रा अब इसको तरीके से घुमाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट कि वो टूट जाए, क्योंकि एक साइड अगर कुक हो भी जाती है तो ऊपर वाली दूसरी soft हो साइड जो जाती है। ज़रा रॉ होती है, तो आपने उसको कर लिया। बस ये कोफ्तों के बनाने की हद तक की ही एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ द वे वाला काम है, वरना तो ग्रेवी का और उसका तो कोई इतना इशू नहीं है। अब इसको आप चाह रहे हैं थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग शोरबा पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़रा ग्रेवी टाइप का, ज़रा रनी सा ज़्यादा ना हो उस तरह का पसंद करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्रीम भी डालते हैं इसमें हाँ जी, वो अच्छी खासी। सर्विंग में अगर आप जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो क्रीम ऐड कर दे, लेकिन हम लोग दही की अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करें तो ये बड़ा एक वैसे ही क्रीमी सा बनेगा। और अगर आप चाह रहे हैं मज़ीद इसको करना, तो आप इसमें बिल्कुल, और बाय द वे यही ग्रेवी जो आप बना रहे हैं ना, ये चिकन हांडी में भी यूज़ हो सकती है। और ये जैसे जो हमने कीमा बनाया है, जो कोफ्ते बनाए हैं, इसी के आप अपने जो बच्चों को पैटी बना दें, बर्गर्स वगैरह में लगा दें। इसको बेसिकली हम फ्राई करेंगे, अपनी शेप होल्ड हाँ कर जी, रिटेन पकना उस बेचारे ने उसी में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और यहाँ पे और मजीद क्या करना है? ये बस ये थोड़ा सा हल्का सा ही हो जाता है, तो फिर हमने इसमें सिर्फ दही डालना है, और ये ज़रा मसाला जात कब डालें? जी, ये मसाला भी बस इसमें मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ। मुझे आप बताती जाए, मैं डालती जाती हूँ। हाँ बताइए। बस इसमें अब हमने सॉल्ट डालना है, और तो ये 1 टीस्पून चला जाएगा। हाँ जी, हाफ और डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, 1 टीस्पून आप इसमें, हाँ जी, हल्दी डाल दें, ये एक डाल दें। हाँ जी, इतनी बहुत है। और इतनी ही जी, मिर्ची? इतनी मिर्चें चली जाएंगी। और ये हमने जो मसाला भुना हुआ है इसका, उसमें गरम मसाला सारा पिसा हुआ होता है हमने, जी, ये एक डाल दें बिल्कुल। दैट्स इट? जी बिल्कुल सही। और ये कोई ड्राई मसाला वगैरह? ये हम इसमें, आप ये सिर्फ पत्ता डाल दें एक, और जो ड्राई हैं क्योंकि वो ग्रेवी में सेपरेट ही रहेंगे, तो उससे एक ज़रा अच्छी खुशबू आ जाएगी। अदरवाइज नहीं, इस क्योंकि हमने पिसा हुआ ये डाल दिए, सब कुछ इसमें हमने रोस्ट करके अच्छा, तो पिसा हुआ है। और चिकन पाउडर या कोई चीज़ इसमें डालनी है? ये चिकन पाउडर वो ज़रा बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम डाल देंगे, तो फिर उस वक्त ज़रा फ्लेवर ज़्यादा नमक की enhance होता क्वांटिटी है। हाँ देखने जी, के लिए ना, अब देखिए आइडिया हो ये जाएगा। देखें, ये अब इसलिए इस टाइम पे आप इसको कवर कर दें ताकि आपके कपड़े बच जाएं। बड़ी आपकी मेहरबानी कि आपको मेरे कपड़ों की थोड़ी सी फिक्र हुई। अब देखें ना, कोफ्ते भी अपने एंड पे हाँ जी, ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट हो गए, हल्का सा कलर भी आ गया, उससे एक लुक बड़ी अच्छी हो जाती है। क्योंकि वही बात है, अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे देन आपको बहुत ये केयरफुली निकालूं इनको कब ट्रीट करना पड़ेगा। मैं आपको देख, नहीं, मैं वैसे पूछूं कि निकाल लूँ आपने? जी निकाल लें, क्योंकि अभी हमने इनको हाँ। उसमें भी कुक करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक बात है, क्योंकि जब आप चिकन की चीज़ बनाते हैं ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टू मच जब आप उसको पका देते हैं ना, तो वो रबड़ जैसी हो जाती है। तो वो इस फिर चीज़ सॉफ्ट नहीं रहेंगे। हाँ, और अगर आप इसमें उसका मीट यूज़ करें, अपना बीफ या मटन यूज़ करें, तो फिर उसके अंदर एक तो इसमें आप थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा कि आप, ऑयल हमारे पास अगर और है तो डाल। हाँ, अगर बीफ वगैरह डालेंगे तो फिर हम थोड़ा सा उसमें जैसे कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता, वो थोड़ा सा फिर आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर उनको कुक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट भी हम डाल देते हैं तो फिर उसमें आप चम्मच नहीं हिला सकते, क्योंकि फिर वही है कि जब तक कुक नहीं हो जाता कीमा, उसकी एक शेप जो है वो फर्म नहीं हो जाती, तब तक फिर आप उसे हिला देंगे तो फिर बिल्कुल वो एक अजीब सा बन जाएगा। आप थोड़ा इसमें 2 और डाल जी जी, ये बस 2 ही बनेंगे और बच गए हैं ना। तो बात यह है कि 2 लॉट्स में आपने फ्राई कर लिया,
वहाँ पे जब तक आपकी ग्रेवी बन रही है, एक में ग्रेवी डाल दिया, दूसरे को आपने पैक करके असाइड कर दिया, यू डन। एक्चुअली काम डन हो गया व्यूअर्स, अगर आप देखें तो। बस अब ये ग्रेवी के अंदर हमने योगर्ट डालनी है। बिल्कुल, सिर्फ उसका जस्ट पानी ड्राई होगा और उतनी देर में ये। अच्छा, तो योगर्ट कब डालना है? अभी हम इसके अंदर मेरा ख्याल है डाल देते हैं, ताकि फिर जब ये थोड़ा सा ड्राई, टमाटर का ड्राई हो गया, ये वाला जो बाउल है वो हमने डालना है इसमें। ये पूरा डाल दूँ अब मैं? जी जी, ये योगर्ट है। हाँ जी, क्योंकि इससे जो एक क्रीमी इसकी लुक है बहुत अच्छी सी वो आ जाएगी। क्योंकि बेसिकली कुछ लोग टमाटर नहीं पसंद करते, तो आपके पास अवेलेबल भी नहीं है अगर, तो आप सिर्फ जो है वो दही के साथ भी कर सकते हैं। और प्लीज़ चीज़ें जो है ना वो निकाल लिया करें। हम पूरे के बोल के अंदर ना वही खाने पीने की चीज़ लगी होती है, उसको इस हम फेंक देते हैं। उसी तरह जिस तरह व्यूअर्स एक मसला है कि सब्जियां फल काटते हैं, सारा उनका जो है वो छिलके के ऊपर रह जाती है चीज़। सो इस चीज़ का भी हमने थोड़ा सा ख्याल करना है। अब ये देखें, बहुत से लोग तो कोफ्ते अपने इस तरह से मूव करते हैं ना, साइडों से उनको मूव करके थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़रा एक ऊपर तक भी कुक हो जाए, फिर उसके बाद उसको हिला लेते हैं ताकि वो शेप ना ख़राब हो। तो ये देखें ना व्यूअर्स, इजी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, मज़े की रेसिपी। और बाय द वे कोफ्ते बाय इटसेल्फ आप मीट बॉल की तरह भी खा सकते हैं, वो भी तो बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आप इसको रेड सॉस के अंदर पास्ता के बना दें, बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी, तो वो एक बड़े मज़े की क्योंकि ये एक बेसिक आपको जैसे बता दी है। हमारी असल में कोशिश ही होती है कि इस तरह की एक रेसिपी आपको बता दें जिससे मज़ीद वेरिएशंस निकलती हों। आप 3-4 रेसिपीज़ तो एटलीस्ट उससे बना सकते हैं। इसी से ही आप कोफ्ता बिरयानी बना सकते हैं, इसी से ही आप पास्ता में इसको सर्व कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि ये ज़रा सॉफ्ट हैं जी, तो इनको आपने तरीके से मूव अराउंड करना है। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही बेचारे का कीमा निकाल दें वाइल डूइंग इट। सिर्फ थोड़ा सा जब तक ये अपनी शेप इनकी नहीं हो जाती, जब तक ये थोड़ा सा कुक हो जाते हैं, शेप तब तक आपने बड़ा ध्यान से इनको मूव करना होता है। सिर्फ ये 1-2 ट्रिक्स होते हैं जिनसे आप बड़े, क्योंकि एक दफ़ा दोनों साइड से उसको वो सील हो जाता है ना ऑयल में। बिल्कुल, ये देखिए, ये हमने सारे एक दफ़ा कर दिए, अब बस हमने फाइनली एक दफ़ा वो निकालने हैं। साथ कलर देख लें ना उसका, बिल्कुल वो एक जिस तरह से बटरी सा एक लुक आ जाती है। सर्विंग के वक्त हम इसके अंदर अगर क्रीम मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो हम बॉल में डाल के वो ऐड कर देंगे, एंड देन गुड टू गो। और ये देखें, अब व्यूअर्स इससे ज़्यादा इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप क्या बनाएंगे? तो जब लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बना नहीं सकते हैं, या यू नो इट्स एन इशू, तो मैं खुद क्यों किचन में आपके पास आती हूँ? इसी रीज़न के लिए आती हूँ ताकि आप लोग देख सके कि जैसे कि मॉर्निंग शो देख रहे हैं, मॉर्निंग शो को देखते देखते साथ साथ आप ये काम भी करें। वेरी इजी टू डू। और आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है, तो अगर कोई थोड़ी सी चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। खैर, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी हाँ व्यूअर्स, आज 13 जून को 13 साल बरस गए हैं शहंशाह गज़ल को हमसे बिछड़े हुए। आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वैसे तो ऐसी पर्सनालिटीज़ को हर लम्हे एक तरह से ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा होता है, क्योंकि जब उनके म्यूज़िक को सुना जाता है, उनके टैलेंट पे जब बात होती है, जब प्लेटफॉर्म्स पे उन पर डिस्कशन होती है, तो ये भी एक ट्रिब्यूट का फॉर्म ही होता है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ जब कोई इंसान कि किसी इंसान की डेथ एनिवर्सरी होती है और आपको ये लगता है कि ओ हम अगर ये लगाएंगे तो कंटेंट वायरल हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं व्यूअर्स, इनके लेवल पे पहुंचने के लिए लोग 50 दफ़ा ज़िंदा होकर इस दुनिया से चले भी जाएं और वापस आ जाएं, तो फिर भी हम जो इनको ड्यू है रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं पूरी कर पाते। ये वो भले लोग हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, टैलेंट के साथ भी और माशाल्लाह फेम के साथ भी। सो मेहदी हसन साहब को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमें आज ज्वाइन किया है बड़ी प्यारी पर्सनालिटी ने, जो हमारे प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रहते हैं। वैसे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। म्यूज़िक की दुनिया की बात करें तो एज अ सिंगर एंड अ होस्ट आपने बहुत नाम कमाया। बेहतरीन म्यूज़िक टीचर फ़हीम मज़हर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग वेरी गुड विद दिस न्यू लुक। थैंक यू भाई, वेरी नाइस। थैंक यू। देन वी हैव विद अस मेरे बहुत ही प्यारे और चार्मिंग भाई, जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। हम तो इंतज़ार करते हैं कि कभी ज़रा बुरे लगे तो हम कहें खैर है रियाज़ भाई। रियाज़ खान साहब एक बेहतरीन होस्ट, एक बहुत ही टैलेंटेड एंकर एंड बाय द वे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारा शुक्रिया आपका। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन,
हम कोई और प्रोग्राम करेंगे, रियाज भाई नहीं भी प्रोग्राम में होंगे तो रियाज भाई से हम इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेंगे, क्योंकि इनके पास वो ढके छुपे ख़जाने होते हैं इनके पास और फ़हीम भाई के पास, जो लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता। वरना जैसे मेहदी हसन साहब है, आप विकिपीडिया पे जाएं, गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सी बातें आ जाएंगी, लेकिन वो जो अंदर की बातें हैं, जो बड़ी प्यारी प्यारी सीक्रेटिव डिफरेंट बातें हैं, वो राज इन लोगों के पास छुपे हुए हैं, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। देन हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड बहुत ही ब्रिलियंट क्लासिकल फोक एंड गज़ल सिंगर ठुमरी भी बड़ी खूबसूरत पेश करते हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई वादत रमीज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वादत भाई। वालेकुम सलाम। आप तो खैर प्रोग्राम का एक परमानेंट हिस्सा हैं, और सबसे आपकी प्यारी बात जो मैं हमेशा हर बंदे को जाके बताती हूँ कि ख़ुद सिंगर होके एक ऐसे सिंगर जो इन डिमांड है, हमेशा आप जब हम ट्रिब्यूट की बात करते हैं इन बड़े बड़े लोगों की, तो आप कभी नहीं ना करते। आप बिजी भी हों तो आप हमेशा हामी भरते हैं कि मैं आऊँगा, क्योंकि बड़े लोगों का मेरे लिए दिन है। बड़ी एजाज़ की बात है कि जो हमारे मुल्क का सासा और वाकई जो सीख के जिन्होंने मेहनत करके नाम तो खुद ही बन जाता है इनका, और वो क्योंकि खुद वो एक काम ही इतना इंस्टीट्यूशन करते है, हैं। वो खुद एक इदारा है। जी, उनकी ज़िंदगी को भी गौर कर लें, उनके नक्शे कदम पे चल लें, जितनी मेहनतें उन्होंने की हैं, तो हम लोग भी सुरखरू हो जाएंगे। जी, इन्होंने मतलब कि नाम कमाने के लिए नहीं गाते, ये अपने काम करने के लिए गाते हैं, और नाम तो और रूह की तस्कीन के लिए रूह की तस्कीन के लिए, और इस मामले में रब को भी राज़ी कर लिया, और साथ साथ फिर माशाल्लाह इतनी फेम हासिल की। आइए बढ़ते हैं उन प्यारे भाइयों की तरफ जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, व्यूअर्स यही तो हैं जो हमें आगे लेके चलते हैं। म्यूज़िक देखें, हम गाएं थोड़ी देर, आपने चले अगर खुद गा लिया तो बड़ा बंदा एंटरटेन हो जाता है, लेकिन जब तक म्यूज़िक, जब तक सुर का साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। और हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं। दाऊद जस्टिन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव इरफान अली ऑन द ढोलक विद अस। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। एंड देन गुलाम अब्बास रुस्तम हैं तो नन्हे से, लेकिन नाम बहुत बड़ा है, गिटार पे हमारे साथ। सो आप सबको वेलकम करना चाहेंगे। बाय द वे व्यूअर्स, अपने म्यूजिशियंस को क्रेडिट देना और उनको रिगार्ड देना, ये भी हमने बड़े लोगों से सीखा है। शहनशाह गज़ल को अगर आप देखें, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देखें, मैडम नूर जहाँ को देखें, और उन्हीं की तरह के, उन्हीं के कैलिबर के जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अपने म्यूजिशियंस को साथ नहीं लेके चलते थे। उनके म्यूजिशियंस उनकी रीढ़ की हड्डी थे, उनके बगैर उनका टैलेंट उनको लगता था ज़ीरो है। और अफसोस के साथ मुझे आजकल ये कहना पड़ता है कि यंग आर्टिस्ट जब सामने आते हैं तो अपने म्यूजिशियंस को और अपने उन साथियों को वो रिगार्ड नहीं देते जो देना चाहिए। नहीं भाई, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप भी उनमें से एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा अपने साथियों को आपने हमेशा क्रेडिट दिया है। तो मेहदी हसन साहब की अगर हम पर्सनालिटी पे बात करें, आपकी पर्सनालिटी कैसी थी? बहुत ही एक बड़ी शख्सियत के बारे में आपने पूछा है। यानी कि फैज़ साहब ने भी कहा है कि फैज़ साहब ने भी और बहुत से शौरा ने इस उम्र में बहुत कुछ कहा है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो ये एक वक्त ऐसा होता है कि मुद्दतों इंतज़ार करता है, एक दौर एक गुजर जाता है, कोई ऐसा नाबगा पैदा नहीं होता, सामने नहीं आता। यकदम एक मेहदी साहब की शक्ल में एक आदमी सामने आता है जो सब सिनारियो बदल देता है। और सर, शहनशाह गज़ल का उनको अगर टाइटल दिया गया तो उनके बाद कितने और आर्टिस्ट आए। किसी को शहनशाह गज़ल नहीं कहा जी, किसी को मैडम की तरह मलका तरन्नुम फिर किसी ने नहीं कहा। जी, बात वही है ना कि फिर आप एक आए और हज़ारों करोड़ों में बनने की कोशिश की, बन ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। तो मेहदी साहब की शख्सियत के बारे में यही कहा जा सकता है कि आफ्टर द पार्टीशन ही हैड वेरी टफ टाइम इन पाकिस्तान। तो वो बाकायदा एक मकैनिक की हैसियत से गाड़ियों को मकैनिक के तौर पे गाड़ियाँ ठीक किया करते थे, और बहुत से ऐसे काम किए जो उनको, लेकिन रियाज उनका जो था वो एक सबसे ज़्यादा फोकल पॉइंट था कि वो अपना सुरमंडल अपने साथ रखते थे जहाँ भी जाते थे। और इतनी स्ट्रगल के बाद कुदरत ने जो उनको मलका दिया था, उस वक्त तो ये दौर नहीं था कि शक्ल आर्टिस्ट हिट हो जाता था तो लोग शक्ल से नहीं पहचानते थे, क्योंकि रेडियो वाज द मीडियम। तो रेडियो से लोग गाते थे, और बहुत बसा औकात मेहदी साहब बैठे हुए लोगों के दरमियान तो लोग कहते थे यार एक आदमी आजकल उसकी गज़ल बड़ी चल रही, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। तो मेहदी साहब साथ बैठे हैं तो उनको नहीं पता इन्होंने गाई हुई है। यही बात
रेशमा साहिबा के साथ भी हुई कि उनको भी मालूम नहीं था कि वो मेहदी साहब गिलानी साहब के साथ कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने गिलानी साहब से कहा कि मुझे उस बंदे से मिलाएं कि जिसने ये गज़ल गाई है। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि अगर मैं तुम्हें अभी मिला दूं, तो उन्होंने कहा वो मजाक कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको मिलाता हूँ। तो मेहदी साहब को उन्होंने कहा कि ये हैं वो साहब। तो मेहदी साहब उनके साथ है वेरी बिगिनिंग में, जो आपको पता है स्ट्रगलिंग टाइम था मेहदी साहब का, तो उन्होंने सुरमंडल निकाल के जब वो गज़ल छेड़ी तो फिर उनको वो शशदर रह गई कि ये मेहदी साहब हैं। तो मतलब कहने का है कि ही वेंट थ्रू वेरी हार्ड टाइम्स एंड देन टाइम केम देन एवरीबॉडी वांटेड टू से हिम। लेकिन अगर इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें, बिल्कुल बचपन की बात करें, आपका एक म्यूज़िकल घराने से ताल्लुक़, गाड़ियाँ ठीक करने, टायर पंचर, ये मामला। मैं अर्ज़ करता हूँ आपको कि ये लूना एक गांव है राजस्थान में, वहाँ की पैदाइश है और फैमिली जो है वो म्यूज़िशियन फैमिली है। कहा यह जाता है कि मेहदी हसन खान साहब जो है ये 16वीं जनरेशन है जो म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई थी, यानी इनके बाप दादा, इनके बड़े सारे म्यूज़िक का काम ही करते थे। अज़ीम खान साहब, इस्माइल खान साहब, अज़ीम खान साहब इनके वालिद, इस्माइल खान साहब इनके चचा, और इनके चचा ने इनको सिखाने में बहुत सारा काम किया। ग़ुलाम कादिर साहब इनके भाई, जिनको पंडित ग़ुलाम कादिर कहा जाता था, वो इनके भाई। बात यह है कि 27 इनकी पैदाइश है, 47 में ये पाकिस्तान आते हैं और आके चीचा वतनी, हमारा एरिया है मेरा और वादत रमीज़ का, तो चीचा वतनी में आके ये सेटल होते हैं। उसके साथ एक गाँव है 111 7R, इनके बड़ों की कब्रें अब भी वहीं पर हैं वहाँ पे। और वहीं से जो सर ने भी कहा है कि वो जो मैकेनिक और वो जो सीखने सिखाने का अमल था वो था। पहलवानी भी वैसे साथ साथ करते थे, कि पहलवानी भी साथ करते थे। और उसके बाद सॉफ्ट पर्सनैलिटी उनकी, तो सोचे पहलवानी। अच्छा, उसके बाद ये लाहौर आते हैं। लाहौर आके यही रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो नुक्कड़ है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी साइकिल की वर्कशॉप थी या साइकिल की दुकान थी जिस पे वो काम करते थे, जिस पर वो काम करते थे। और उस दौर में रेडियो पाकिस्तान पे जाना, रेडियो पाकिस्तान पे काम करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें सर, अब आपने व्यूअर्स, कल आपने देखा हमने प्रोग्राम में अपने कुछ ऐसे पहलवानों को बुलाया जो रेसलिंग की दुनिया में भी काम करें। उन्होंने क्या बात बताई कि वहाँ पे भी पहलवानी में भी अखाड़े में तहजीब और तरबियत सिखाई जाती है, तरबियत पे बड़ा फोकस किया जाता है। ऊपर से आपका एक म्यूज़िक का बैकग्राउंड, यानी कि वहाँ पे भी तहजीब और तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस। तो जिस तरह के आप अक्सर लोग देखते हैं गाड़ी ठीक करने वाले या साइकिल ठीक करने वाले, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। एक होता है ना, एक सर्टन किस्म की पर्सनैलिटी होती है, तो आपकी वो वाली पर्सनैलिटी तो थी नहीं। देखिए, घर से उनको सिखाया तो जा रहा था ना। 8 साल की उम्र से उनके वालिद, उनके चचा उनको सिखा रहे थे। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये जनरेशन्स का इनका काम था, यानी 2 3 4 नस्लों का नहीं था, 16वीं जनरेशन ये थे मेहदी हसन खान साहब। तो इसका मतलब है कि घराना में उनके म्यूज़िक तो था, मौसीकी तो उनके इर्द गिर्द थी ना, और वो सीख रहे थे। और यही वो सीखने का अमल है। जब भी आपने कहा ना शहनशाह गज़ल बनना कोई आसान काम होगा, शहनशाह गज़ल कहलवाना, और आज तक शहनशाह गज़ल कहलवाना ये कोई आसान काम थोड़ा है। बहुत सारे लोग आए गज़ल गायक, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने गज़ल को हमें बताया कि गज़ल क्या है। लेकिन मेहदी हसन खान साहब ने, ये जो भी बात हुई गुलों में रंग भरे वाली, सेटर थे आप बिल्कुल। बिकॉज ये नहीं है कि आप टिपिकल क्लासिकल की तरफ गए, सेमी क्लासिकल, गज़ल, मतलब आपने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया, बल्कि कहते हैं कि आपने चेंज भी किए ट्रेंड्स। अच्छा, उनका ये था, उससे पहले जो गज़ल चल रही थी वो कुछ और तरह की गज़ल थी। इन्होंने गज़ल में आपको बताया कि काफ़िया रदीफ क्या है, मतलब मक्ता क्या है, कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे पॉज है। और हम जैसे जो आम लोग थे उनको, उन जैसे गुलों में रंग भरे, फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो ज़ाहिर, वो हमने क्या कह रहे हैं, वो बड़े शायर थे, लेकिन वो उनसे बाज़ दफ़ा ये फरमाइश की जाती थी कि मेहदी हसन खान साहब वाली गज़ल आप हमें सुना दें, गुलों में रंग भरे। और वो कहा करते थे। और ये फरंगी फिल्म की है बेसिकली, और यही है जिसने इनको बूस्ट अप किया। और 1964 आई थिंक ये फिल्म है, फरंगी रशीद अत्रे साहब का म्यूज़िक था इसमें। लेकिन उन्होंने फिर जब ये गज़ल गाई है, उससे पहले भी गा रहे थे, लेकिन इसने उनको फिर बूस्ट अप किया। तो देखे ना, उस ज़माने में करवाने वाले भी तो लोग देखे ना। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, हमारी ये जनरेशन, हम इनको बुरा भला तो नहीं कहते, लेकिन यही कहते हैं कि बच्चों ज़रा कोई मेहनत कर लो, ज़रा बेहतर काम कर लो। लेकिन एक ये वाली तो बात भी तो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इन लोगों को बहुत बड़े बड़े लोग मिले जिनके साथ इनका इंटरेक्शन रहा। मेहदी साहब तो बज़ाते खुद तालीम याफ्ता नहीं थे, उनकी सारी ग्रूमिंग जो है रेडियो पाकिस्तान पे हुई। उनकी जो कतब मुरीद थी उर्दू के मामले में, शौरा अपनी गज़ल की रिकॉर्डिंग से पहले आके तलफ़ुज़ देखा करते थे सिंगर का। बिल्कुल। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि आई यूज़ टू सिंग ऑन रेडियो
बचपन में तो मैंने देखता था कि ड्रामे वाले लोग और शायरी, ये लोग खुद जाके सिंगर को, आर्टिस्ट को उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करवाते थे। मैं शुरू में जब इस फील्ड में आई सर, तो मुझे सबसे पहले क्या कहा, मैंने कहा तुम्हें तो बिल्कुल ही उर्दू नहीं बोली, जाओ रेडियो पाकिस्तान थोड़ी देर काम करके आओ। मैं कहा कोई रखेगा तो काम करूँगी ना। उन्होंने भी नहीं, वही वाली बात है ना, बड़ा आपको, आपके ऊपर वहाँ पे काम आज भी किया जाता है, आज भी। अच्छा। उस लेवल का नहीं, लेकिन बिल्कुल। अच्छा, खूबसूरत बात। सॉरी टू कट यू ऑफ सर। बात यह है कि इनकी अपनी ज़ुबान उर्दू नहीं है, यानी उर्दू बोलने वाले फैमिली से नहीं थे, मारवाड़ी बोलने वाले थे। और फिर उस पर देखें कि उर्दू में जो कुछ खान साहब ने पढ़ दिया, जो कुछ खान साहब ने गा दिया, वो ऑथेंटिक है। उसके लिए आपको फिरोजुल लुगात देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उन्होंने कह दिया ज़बर ज़ेर, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं। रीज़न वही है कि उनके साथ असातिज़ा थे। कमाल ये था कि जब उन्होंने पंजाबी गाना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू किया ये बंदा पंजाबी है। तलफ़्फ़ुज़ इतना स्ट्रॉन्ग था। और मेहदी साहब का कमाल ये था कि उनके तलफ़्फ़ुज़ को देख के, क्योंकि ठुमरी अंक की गज़ल गाई जाती थी जिसमें तलफ़्फ़ुज़ का इतना अमल दखल नहीं था पहले। जैसे आप देख लीजिए बरकत अली ख़ान साहब थे, उससे बाद मुख्तार बेगम थी, अख्तरी बेगम फैज़ाबादी थी, और बेशुमार उस दौर के सिंगर्स जो थे उनकी गज़ल में जो डोमिनेटिंग चीज़ थी वो ठुमरी अंक की सिंगिंग थी। वादत नबीज़ भी इस चीज़ को जानते हैं और करके भी दिखाएंगे आपको। बल्कि तो आप लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट करनी है। देखें, आप दोनों भी बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, आप तो बाकायदा प्रॉपर सिंगर है सर, टीचिंग भी करते हैं, लेकिन सिंगर तो आप हैं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों की फेवरेट मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल कुछ लाइनें मैं आप लोगों से ज़रूर सुनूंगी इंशाल्लाह। और बल्कि ट्रिब्यूट पेश कर ही रहे हैं, वाद भाई की बात ही की है हमने, तो वाद भाई अब आप क्या पेश करने लगे? उनका एक गाना रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। क्या बात है। तो सुनते सुनते ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मेहदी हसन साहब एक सिंगर से या एक नॉन सिंगर से शहंशाह गज़ल कैसे बने, इस लेवल पे आपकी फेम कैसे पहुंची, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो होगा ब्रेक के बाद। जी रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। पहले
जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जान जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। सरनो को बको फैल गई बात शनासा के, को बको फैल गई बात शनासा के, उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजरा के बात शनासा के, को बको फैल गई। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीरा के बको फैल बात को बको फैल गई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवा की। बात तो सच है, मगर बात रुसवाई की।
उसने खुशबू की तरह मेरी पजीरा के को बगु फैल गई बात शना सा भाई क्या बात है फ़हीम भाई। वादुद भाई आपने क्या खूबसूरत समा सेट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक में जाते हुए फ़हीम भाई आपने अपनी बहन की रिक्वेस्ट पूरी की, थैंक यू सो मच। क्योंकि बात यह है कि हम सब अपना एक तरह से हिस्सा डालना चाहते हैं। इतनी बड़ी, इतनी अजीम हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने इतनी फेम, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी शोहरत दी, हम उनको कैसे अजीम नहीं कह सकते। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में जब एक अरूज को रीच करता है तो उसके पीछे अल्लाह ताला ने कुन कहा होता है तो होता है। हम तो किसी जोगे नहीं है। रियाज भाई एक सेकंड जल्दी से, मैं हसनैन बेटे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप माइक जो है वादुद भाई के सामने कर दें। और रियाज भाई आपसे मैं, आई नो आप इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि प्लीज़ टेल मी कि आप मेहदी हसन से शहनशाह गज़ल कैसे बने। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि यही जो गज़ल अभी फ़हीम साहब ने सुनाई है, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, मोहतरमा परवीन शाकिर की, ये बड़ी बाकमाल गज़ल। ज़ाहिर उनका कलाम बहुत सारा खूबसूरत कलाम है, लेकिन इसका क्रेडिट बाहर तौर मेहदी हसन खान साहब को जाता है कि जिन्होंने इस गज़ल को पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए गाया और फिर ये गज़ल जो थी वो मोहतरमा परवीन शाकिर की पहचान बनी। मैं समझता हूँ कि ये उस खुशबू की शायरा को मारूफ़ करने में, और ये हमेशा क्लासिकल, चूँकि उनकी बेस क्लासिकल थी, ये राग दरबारी में बड़ी खूबसूरत सी दरबारी है सर, ये राग दरबारी में उन्होंने इसको कंपोज़ किया और उनकी अपनी कंपोजिशन है ये मेहदी हसन खान साहब की। और पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया कि जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। और इसी तरह से उन्होंने देखिए जो भी गज़ल गाई है वो किसी न किसी राग में उन्होंने उसको कैद करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद तलफ़ुज़ उनका कमाल, और फिर उनके शागिर्द, फिर उनके बाद आने वाले लोग, वो जगजीत सिंह की बात कर लीजिए, वो परवेज़ मेहदी साहब की बात कर लीजिए, वो आसफ मेहदी साहब की बात कर लीजिए, उनके ज़माने वाले लोग भी अगर आप उनके ज़माने में भी उन्हें क्रेडिट मिलता रहा। अगर उनके गले में भगवान बोलना हम सुनते हैं या हम तक पहुंचता है तो इसका मतलब है कि बड़े लोगों ने, ये आम बंदों का क्रेडिट नहीं है। ये हर बंदे ने ये कहा कि जो बड़े गवैये हैं वो किसको सुनते हैं सीखने के लिए, मेहदी हसन खान साहब को सीखते हैं, उनको सुनते हैं सीखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है मेहदी हसन खान साहब का कि उनके चाहने वालों में, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द के नाम हैं वो सारे उनके चाहने वालों में, बड़े लोगों में, मतलब मलका तरन्नुम नूर जहां। बल्कि मैं वादुद भाई के पास भी ये लाऊंगी कि बीइंग अ सिंगर आपने हमेशा कहा है मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। बिल्कुल। और आपने हमेशा मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट भी पेश किया, इंडिपेंडेंटली भी, प्रोग्राम तो अपनी जगह। और ऐसे नाम तब बनते हैं जो लोग अपने काम के साथ इश्क करते हैं। वाह। और मेरे उस्ताद जी बदरुज़्ज़मा साहब, वो कहते हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि हम इनसे मिलने गए कराची, तो कहते कि असर को टाइम पहुँचे फ़हीम साहब, तो उन्होंने कहा एक ही गज़ल वो शुरू हुए थे और सुबह के 4 बज गए थे और एक ही गज़ल चल रही थी, उसी पे ही मेहनत चल रही थी। तो वही आप सोचें कि सोच सकते हैं कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे लोग रिहर्सल भी नहीं करते, जाके खड़े हो जाते हैं माइक पे और ट्यूनर फिर सारी चीज़ें सीधी होती हैं। टेक्निकल चीज़ है। मेहदी साहब जो थे ना वो एक ध्रुपद घराने के फ़र्द थे। ध्रुपद घराने की सबसे बड़ी जो पहचान है वो आलाप है, इम्प्रोवाइजेशन, परमुटेशन एंड एक्सपेंडिंग राग। तो मेहदी साहब जो थे वो उसी वर्जन ऑफ गज़ल, हाँ जी, उसको लेके आगे चले। तो उन्होंने ये जो गज़ल गाई है उसमें लफ्ज़ की जो तफ़हीम उन्होंने कायम की है। अब मैं आपको बात वो बता रहा हूँ जो कि कम लोग ज़िक्र करेंगे कि गज़ल का जो लफ्ज़ की तफ़हीम और उसके मानी को जिस तरह से मेहदी साहब ने उजागर किया है इम्प्रोवाइजेशन की वजह से। गज़ल की एक कंपोजिशन तो अपनी जगह है, लेकिन गज़ल के इन बिटवीन जो स्पेसिस होती थी उसमें वो उस लफ्ज़ को एक्सपेंड करते, जिसमें मोहब्बत को वो जब बयान करते हैं, जैसे वो इश्क को बयान करते हैं। आपको याद है फिर में जब हम शो कर रहे थे जिसमें आप जज कर रहे थे और आप टीच भी कर रहे थे बच्चों को, हमने एक दफ़ा जब प्रोग्राम किया था तो कितने लोगों ने मैडम जी को, मेहदी हसन साहब को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, यही 3 नाम थे जो बार बार घूम रहे थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि व्यूअर्स लोग
ये टास्क ले तो लेते हैं, ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये टास्क कितना बड़ा है। सुनने में गाना लोगों को इतना वो नहीं लगता, जिनको नहीं पता होता म्यूजिक के बारे में। आप जैसे बड़े लोगों को तो पता है कि कितना मुश्किल होता है कुछ जगहों पे मार्जिन भी लेना और बड़ी जगह मार्जिन छोड़ भी देना। देखिए मेहदी साहब को ना हमारे पड़ोस से सबसे पहले भगवान का खिताब मिला था। शहनशाह गज़ल बाद में वो हुए। जब हम, क्योंकि जब देखते हैं ना कि हमारे एक आर्टिस्ट को इतना एक्नॉलेज किया जा रहा है बाहर, तो हमें भी कुछ कहना चाहिए, तो हमने भी उनको शहनशाह गज़ल कहना। उन्होंने तो डायरेक्ट कर दिया भगवान बोलता है। बाद में उन्होंने डिस्टॉर्ट भी किया इस बारे सारे, एक पोलिटिसाइज़ किया इस इशू को। लेकिन मेहदी साहब के गले में मैंने बहुत बहुत बड़े गवैये, मैं आप उनका नाम लूँ या नो लूँ आई डोंट नो, उन्होंने कहा है कि मेहदी हसन से सुरीला आदमी हमने नहीं सुना। बट इट्स ट्रू, इट इज़ इंक्लूडिंग ऑल द क्लासिकल सिंगर्स एज वेल। जबकि ये बड़ी रेयर बात है रियाज भाई, आपको पता है कि हम तो एज एंकर जब बैठते हैं और जब होस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमने कितनी दफ़ा देखा है कि एक आर्टिस्ट के सामने दूसरे आर्टिस्ट का नाम ले लो तो सड़बूस से आता है। यस, ऐसा होता है। और ये वो आर्टिस्ट है जिनके ना होते हुए आर्टिस्ट उनकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तारीफ कर रहे होते थे, अपने टक्कर के लोग जो उस वक्त कंपटीशन था आपका। बात यह है जुगन जी कि क्लासिकल वो जानते थे, क्लासिकल ठुमरी उनके पास है, Base दादरा strong उनके थी ना, पास foundation है, थी। सब कुछ उनके पास है, मतलब वो ख्याल, ठुमरी, दादरा सब कुछ गा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो फिल्मी म्यूज़िक में आए हैं तो उन्होंने तमाम हीरोज़ के लिए जो आवाज़ दी है, फिल्मी गीत मुख्तलिफ है और क्या खूबसूरत क्लासिकल अपने गायकी फराइज़ से सरंजाम मुख्तलिफ दिए चीज़ है। उन्होंने। मतलब वो मोहम्मद अली साहब पे अगर फिल्माया जा रहा है तो लगता है कि मोहम्मद अली कि मोहम्मद अली साहब ही गा रहे हैं। अगर नदीम साहब पे फिल्माया जा रहा है, शाहिद साहब पे अभी ये रफ्ता रफ्ता सुना रहे थे और मेरे ज़हन में शबनम और शाहिद साहब की जोड़ी जो है वो उस वक्त घूम रही थी। तो उन्होंने जिस भी अदाकार के लिए गाया कमाल कर दिया। और फिर अगर वो, हम पहले ये बात कर चुके कि उनकी अपनी ज़ुबान उर्दू नहीं है, पंजाबी भी नहीं है, फिर उन्होंने पंजाबी में भी जब गाया तो फिर भी दैट वाज सुपर्ब। और फिर मलका तरन्नुम नूरजहां से दाद लेना और मलका तरन्नुम नूरजहां का कहना कि मेहदी हसन खान साहब बहुत बाकमाल सिंगर है और ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, उनके सामने को और गाए तो उनसे दाद लेना ये कोई छोटी बात होगी। और शहनशाह गज़ल जो है, सर फ़हीम जिस तरह से भी बता रहे थे कि बात यह है कि उन्होंने लफ्ज़ों को अपने सामने खड़ा कर दिया, आपके सामने लफ्ज़ उन्होंने हमें समझाना शुरू कर दिए कि गज़ल में जब कोई लफ्ज़ होता है तो हर लफ्ज़ की एक हुर्मत है, और लफ्ज़ को उस लफ्ज़ को एक सीन बनाकर आपके सामने पेश करना, दैट वाज द क्रेडिट ऑफ मेहदी हसन खान साहब। आपकी लेटर लाइफ फिर कैसी रही? कुछ लोग कहते हैं व्यूअर्स कि आपने बड़े टफ टाइम देखा जब आप ज़िंदगी के लास्ट स्टेजेस में थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक थे, खुशहाल थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो एंड के क्या मामलात हुए और क्या सिचुएशन थी और सेहत वगैरह, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाते जाते हमारे प्यारे भाई हमारे साथ हैं, वादत भाई, अब आप क्या सुनाएंगे? जी उनका गीत ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं।
तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है, तू मिला, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी तू आए तो जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर है जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स अगेन। वहादत भाई ने बड़ा ही खूबसूरत हमें अपनी आवाज़ से ऐसा महसूस किया कि हम भूल ही गए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर एकदम से हमें होश आई जब हम ब्रेक में गए कि ओह हम तो एक्चुअली काम पे हैं। कितना खूबसूरत काम है वैसे ये व्यूअर्स कि आप भूल ही जाते हैं कि आप काम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं। सारे लोग जो यहाँ पे हैं उन्होंने अपने पैशन को अपना काम बनाया, जैसे कि हमारी शेफ़ आमना इलियास भी। जी जी, शाही जो अंडा कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं और एक इतना अच्छा शाहाना माहौल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने शाहाना ऐड करना था ना अपने शाही कोफ्तों के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शेफ़ आमना। अच्छा, बिफोर हम बात को कंटिन्यू करें, सबने अपना हिस्सा डाला। रियाज भाई आप भी हिस्सा डाल ही दें, मेहदी हसन साहब को आप भी ट्रिब्यूट पेश करें, कुछ जो आपका फेवरेट है हमें कुछ। अच्छा, मैं सिंगर हरगिज़ नहीं हूँ, ये आपको पता है। बस हम आप जैसा सिंगर हो ना कि गाने सुने बहुत अच्छे नहीं, हुए हैं। मेरे जैसा नहीं। बिल्कुल सिंगर नहीं है। मेरे जैसा सिंगर कहेंगे लोगों ने टीवी बंद कर देना, ये ना नहीं, कहें। हमने गाने अच्छे सुने तो हैं ना भाई, अच्छे अच्छे सुने? सुनवैये ज़रूर हैं। कभी सुनाए अच्छे नहीं है मैंने। अच्छे आप अच्छे अच्छे सुना सुनवैये देते हैं। हाँ। ज़रूर हैं। और इन लोगों की मौजूदगी में, ये दोनों जो बाकायदा सिंगर हैं और उस्ताद सिंगर हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे मेहदी हसन खान साहब और मलका तरन्नुम का एक ड्यूट है, बड़ा पसंद है, पंजाबी का है। आपकी इजाज़त हो तो उसकी एक दो लाइनें मैं सुना देता हूँ सर, आपकी इजाज़त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
जदों तेरी दुनिया तो प्यार टूर जाएगा, 10 फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टूर जाएगा, 10 फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो जदों कोई प्यार दिया कसमां ना खाएगा, 10 फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो लुट लेंदे बैरी इत्थे फुलां दियां लालियां, लुट लेंदे बैरी इत्थे फुलां दियां लालियां, जुड़े खोल रोंदियां ने सूए चूड़े वालियां, जुड़े खोल रोंदियां ने सूए चूड़े वालियां। जदों प्यार रस्मां दी सूली चढ़ जाएगा, 10 फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टूर जाएगा, 10 फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो भाई क्या बात है रियाज वाह, भाई, वाह। बन सकता है आपका कुछ ना कुछ म्यूजिक की दुनिया में, मुझे लगता है। अच्छा, अब क्योंकि हम मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश करें तो उनकी टेल एंड ऑफ द लाइफ की बात करना भी ज़रूरी है। आपकी अचीवमेंट्स तो आप ऑनलाइन जाके देखें तो आपको हज़ारों करोड़ों अवार्ड से नवाजा गया, PTV, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह आपको रिकग्निशन मिली, हम ये जानते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो टेल एंड का पीरियड था वो क्या था, कैसा था? क्या वो एक्चुअली बहुत तकालीफ, मतलब डबल एक आती है वो चीज़? कुछ लोग कहते हैं बड़े मुश्किल टाइम से गुजरे, कुछ कहते हैं कि I don't think he went through hard times towards the end of his career. वजह ये है कि ज़िंदगी को जब प्लान नहीं किया जाता, समटाइम्स आपको आपकी फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि जिसमें एक शख्स कमा रहा है तो वो कमा रहा है, बाकी मेहदी साहब ने इतना पैसा कमाया अपने दौर में कि आई डोंट थिंक कि एनी इशू ऑफ दैट सॉर्ट शुड हैव कम अप। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हुआ क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है उसका कोई स्टाइपेंड नहीं होता, उसकी कोई आप ये नहीं कह सकते पेंशन नहीं होती। तो ही इज़ वन मैन आर्मी एंड ही हैज़ टू कैरी द गन थ्रू आउट हिज करियर। और देखिए ये वो लोग थे जो पूरे अपने खानदानों को साथ लेके चलते थे, पूरे गांव मोहल्लों को अपने साथ लेके चलते थे। ये चीज़ लोग नहीं रियलाइज़ करते। हर बंदा यही कहता है कि मेहदी हसन साहब हो गई, मैडम जी हो गई, नुसरत अली खान, वो अपने साथ एक पूरा क्राउड लेके चलते थे। बब्बू बराल साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी इतने लोगों को साथ भी लेके चले और एंड में फिर। अच्छा, मेहदी हसन खान साहब कसीरुल अयाल थे, माशाल्लाह 14 बच्चे हैं इनके, 8 बेटे थे इनके, और वो सारे ही इसी म्यूज़िक के साथ ही लिंक्ड हैं। हमने बहुत सारों को सुना भी है। कामरान मेहदी बहुत अच्छा गाते हैं, आसिफ मेहदी को हम सुनते रहे, आरिफ मेहदी को हमने सुना, ये सभी गाने वाले। लेकिन आखिर में जाहिर है बीमारी भी आनी है, आखिर में आप पे मुश्किल वक्त भी आना है, आखिर में आपने कमज़ोर भी होना है। तो वक्त जो था वो आखिरी जो उनका है, मैं नहीं समझता बहुत अच्छा था। आल्दो हुकूमत ने बहुत सारी उनकी खिदमत की, बहुत सारी उनको रिकग्नाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने उनको
उनको रिकग्नाइज़ किया, उनको हेल्प आउट किया। लेकिन आखिरी दौर जो था उनका, वो बोल नहीं सकते थे सही तरह से, वो ज़ाहिर है फालिज भी था, बहुत सारे मसाइल थे जो जिनमें से वो गुजर रहे थे, और वो वाले हालात नहीं थे जो इस तरह के एक लेजेंड के होने चाहिए, फॉर द रीज़न कि उनको बहुत कुछ, मैं समझता हूँ कि कुछ स्टाइपेंड, कोई पेंशन, ये भी आर्टिस्टों को मिलनी भी चाहिए और आर्टिस्टों को भी तो आप अपने लिए देखें कि संभाल के बहुत रखना चाहिए बेहतर कुछ ना कुछ। सिचुएशन हो गई है, जी। स्टेट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन ये वो वक्त था जब आइडिया नहीं था ना। और एक्चुअली बात यह कि आपस में डिस्कशन से अगर आप राइट अथॉरिटी तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं तो फिर उसके एक प्रोसीजर होता है ना हर चीज़ जी, का। जी, बिल्कुल, तो वो इन हुआ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई नहीं, वो है। हुआ, हुकूमत ने उनको मदद की और हुकूमत ने उनके इलाज मुआवजे में उनको मदद की, बिल्कुल मदद की, और वो हुआ। लेकिन बीमार तो वो थे, अब बीमारी पे तो किसी का बस नहीं है ना, बीमारी पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल आखिरी दौर उनका बीमारियों की नज़र हुआ, आल्दो लोगों ने, हुकूमत ने उनको हेल्प आउट किया, लेकिन बहरहाल बीमारियों ने उन्हें आन घेरा। एक ऐसी चीज़ है। अब एंड में हम क्या कहेंगे? मेहदी साहब के बारे में तो यही कहना चाहिए कि एक फ़नकार जब अपने प्राइम पे होता है, जब बूम में होता है, तो उनको थोड़ा ये पसे पुश डालना चाहिए कुछ ना कुछ, कि आने वाला वक्त ऐसा भी होता है, क्योंकि आई डोंट थिंक पाकिस्तानी स्टेट हैज़ एवर हेल्प्ड आर्टिस्ट्स द वे इट शुड हैव बीन। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे यहाँ पे आर्टिस्टों की वो कदर नहीं है। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो इंस्टीट्यूशन से नहीं निकले, वो खुदरौ थे। अब मैं जी, खास तौर पे जो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं उनकी नहीं होती। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। वो बाकी जो कनेक्शंस के साथ जो आप कॉर्पोरेट कल्चर में कुछ लोग घुस गए और दे आर जस्ट मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। अब रियल आर्टिस्ट जो हैं, जिनके गाने चरबा करके अब आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उसका जनाब कॉपी गाने उनके गाए जा रहे हैं और लोग पैसे बना रहे हैं। मतलब कहने का है कि आर्टिस्ट, अब हमारे हमसाया मुल्क में देखिए, मैंने वहाँ पे बहुत कम देखा है कोई आर्टिस्ट ये वावेला करता हो कि हमारे जी हालात बहुत ख़राब हैं, बिकॉज स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर। नहीं सर आई बेग टू डिफर, बिकॉज कुछ लोग अगेन जो कनेक्टेड और वो वाली चीज़ होती है वो तो इन रिकग्निशन होते हैं, वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट तड़प रहे हैं। नहीं, वो उनके भी आदात फिर हमारे आर्टिस्टों की तरह के होते हैं ना, तभी वो तड़पते हैं। आप देखिए, कुछ पसे पुश डालिए, कुछ अपने बारे में सोचिए कि फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है, एंड देन यू कैन जस्ट मूव ऑन। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये तो चलता ही रहेगा, अब नहीं चलता रहता ना, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हम शो क्लोज करेंगे क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त, और वैसे भी वीकेंड है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो व्यूअर्स आपसे मंडे को मुलाकात होगी। प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे ऑफ कोर्स आपसे बादत भाई एंड फ़हीम भाई, आपका, रियाज भाई, बादत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके कीमती वक्त का। दाऊद भाई, इरफान भाई एंड गुलाम अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया, और शेफ़ आमना इलियास का भी। हमें व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा। जी भैया। जी, रंजिशे सही रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही।
जुदाई का सबब हम। गमा दा नि रे गा रे नि रे दा नि दा पा मा, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें। गमा दा नि रे गा रे नि रे दा नि दा बा मा गा रे सा। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें। ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने